नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 6 ऐसे इनकम टैक्स सेव करने के तरीके जिससे आप अपना इनकम टैक्स जो है वो ज़ीरो कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम सालाना इनकम 10 से 11 लाख के बीच में है तो आप इन तरीकों को अपनाकर अपने आयकर को ज़ीरो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंट आपके यहाँ पे अंडर सेक्शन दिए गए हैं, तरीके दिए गए हैं, ये सभी ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए हैं, जिसमें से कि कुछ न्यू टैक्स रिजीम में भी होंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। तो यदि आप एक टैक्स पेयर हैं, एक पेंशनर हैं या फिर एक एम्प्लॉय हैं जो टैक्स पे करता है और बचत के तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे आपका आय का जो है वो कम हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग बचत या सेविंग करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें पता ही नहीं होता कि इनके तहत जो है आपको इनकम टैक्स यानी कि आयकर में छूट भी मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात होती है यहाँ पे सेक्शन 80C यानी कि आयकर अधिनियम 80C के तहत आपको किस प्रकार की सेविंग्स पे छूट मिलती है। तो 80C कहता है, यहाँ पे जो लिखा आएगा वो आपका इंग्लिश में लिखा आएगा और मैं साथ साथ आपको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूँगी, तो सभी ध्यान से आप यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो 80C है वो हमें सबसे बड़ी पहले है 1.5 लाख की छूट प्रदान करता है यदि हम विभिन्न प्रकार के जो दिए गए इनके है सेविंग्स के तरीके यदि वो करते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, इसमें 1.5 लाख में सबसे पहले आ जाती है आपकी जो पॉपुलर तरीके हैं जो सभी ज़्यादातर पहले करते थे, ठीक है, और अब भी करते हैं, नो डाउट। सबसे ज़्यादा फेथफुल जो तरीके माने जाते हैं वो इंडियंस में यही माने जाते हैं, जैसे कि आपकी यह होगी LIC, आपका PPF हो गया, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, आपकी जो आप वो कराते हैं FD कराते हैं, या फिर आपकी जो सुकन्या समृद्धि योजना होती है, ठीक है, इसके तहत आपकी जो यूलिप होती है, ULIP होती है ना, ठीक है, ये भी आ जाता है। ये एक इंश्योरेंस प्लान होता है, साथ ही साथ आपका EPF होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी आ जाता है। तो इस तरह की, और ये ELSS होता है, ये भी आपका आ जाता है। तो इस तरह की जो सेविंग्स होती हैं वो आपकी अंडर सेक्शन 80C में आती हैं। तो यदि इन तरीकों को मिलाकर आप 1.5 लाख रुपए की सेविंग करते हैं तो ये सीधा सीधा अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम यानी कि आपकी जो कुल टोटल सालाना आय है उसमें से माइनस हो जाता है। मान लीजिए आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है, तो अगर आपने ये सेव किया हुआ है तो सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए माइनस हो जाएगा और आपकी आय कितनी हो जाएगी, 8.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक ऐसी मानक कटौती होती है जो कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं सभी की सालाना इनकम यानी कि टोटल जो इनकम होती है उसमें से फ्लैट 50,000 रुपीज़ जो है वो आपका यहाँ पर माइनस हो जाता है सीधे सीधे आपकी इनकम में से। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पीछे, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपकी इनकम थी और आपका 1.5 लाख रुपए वो माइनस हो गया था, तो 50,000 रुपये आपका, और मान लीजिए 10 लाख रुपए आपकी इनकम है तो सीधे सीधे इसमें से 50,000 रुपये जो है वो हर किसी एम्प्लॉय का माइनस हो जाता है। इसे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती कहते हैं। ये हर एक एम्प्लॉय का होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना होता, इसके बाद ही आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अब 80CCD। ठीक है, जैसे कि हमने अभी 80C को देखा था, ठीक है, जिसमें कि आपकी 1.5 लाख की लिमिट होती है, वहीं ये 80CCD इसी का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है 80CCD में, 80CCD जो है आपका ये NPS, अगर आप जानते होंगे, जो NPS है आपका नेशनल पेंशन स्कीम, इसके तहत यानी कि इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पैसे को तो जो है आप 50,000 रुपये की छूट जो है इस पर सीधी सीधी पा सकते हैं। ठीक है, तो ये अब कैसे होगा, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको तो ऑटोमेटिकली उनके जो सैलरी होती है उसमें से आपको डिडक्ट होके मिलती है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी प्राइवेट जॉब में है या फिर कोई जो है बिजनेस करता है तो वो भी इसका लाभ उठा सकता है। इसके लिए आपको NPS में जो है अपना NPS एक अकाउंट ओपन कराना होगा और जो आपकी इनकम है उसका 10% जो है आप इसमें 10% तक की कटौती करवाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें क्या होता है,
कि 10% आप यहाँ पर डालते हैं और 14% जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको इसका देती है। ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपये आपने 100 रुपये डाले। ठीक है, मान लीजिए आपकी इनकम के 100 रुपये इस बैंक में इस एनपीएस के खाते में गए, तो इसका ही उसका ही 14% यानी कि 140 रुपये जो है वो सरकार की तरफ से आपको मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये होता है। ठीक, चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपना एटीडी। एटीडी में क्या आता है? एटीडी जो है आपका, ये भी एक ऐसा आपका कह सकते हैं कि एक ऐसी कटौती है जो बहुत बार पेंशनर हो या एम्प्लॉयज़ हो कई बार पता नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक एम्प्लॉय, एक व्यक्ति अपने परिवार और स्वयं का जो एक चिकित्सा बीमा होता है, ठीक है, जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं उससे रिलेटेड होता है, चिकित्सा बीमा को लेकर छूट जो है पा सकता है। और ये इसकी होती है आपकी 25,000 रुपये जो है वो खुद और अपनी फैमिली को लेकर 25,000 रुपये की छूट का दावा कर सकता है मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर माता पिता का भी इंश्योरेंस आप कराते हैं, ठीक है, और उसकी छूट लेना चाहते हैं तो माता पिता की 25,000 रुपये अलग से छूट आपको यहाँ पर मिल सकती है अगर उनका मेडिकल इंश्योरेंस आप कराएंगे। ठीक है, और इसमें एक और क्लॉज ये है कि अगर आपके माता पिता 60+ हैं, यानी कि 60+ यानी कि ठीक है सीनियर सिटीजन है, तो ये लिमिट जो बढ़कर हो जाती है आपकी 50,000 रुपये। ठीक, तो ये भी एक ऐसा क्लॉज है जो कई बार नहीं पता होता। अक्सर आज की डेट में क्या है, लोग इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, LIC अलग अलग तरीके के जो है सेविंग के जो है ऑप्शंस लेके चलते हैं, लेकिन बहुत बार डाउटफुल या पता नहीं होता है, इस वजह से वो अपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह में जो है वो छूट या रिबेट नहीं मतलब कर पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इसको लेकर भी हमें जो है वो इनकम टैक्स में कोई रिबेट मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, इसके बाद हम देखते हैं HRA। HRA होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। ठीक, इसमें कैसे आप एग्जम्पशन ले सकते हैं? तो HRA जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप यदि अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, मान लीजिए आप एक एक एम्प्लॉय हैं और आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं और जो है आप उन्हें रेंट पे कर सकते हैं। यदि ये घर जो है आपके पेरेंट्स के नाम पर है, तो आप जो है उन्हें HRA पे कर सकते हैं, उनके अकाउंट में पे कर सकते हैं। ठीक है, और इसके तहत आप जो है आप अपनी इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। तो यदि आप HRA जो पे कर रहे हैं वो 1 लाख तक की लिमिट के अंदर है, ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई अलग से कुछ देना नहीं पड़ता, कोई आपको सैलरी, कोई स्लिप वगैरह ऐसा कुछ दिखाना नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअल अगर आप HRA पे कर रहे हैं, कहीं पर रह रहे हैं, 20-25 हज़ार रुपये कहीं रेंट दे रहे हैं, जो भी XYZ लगा लीजिए, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ एग्जांपल के साथ, तो उसमें 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो चेक करने होते हैं। उसमें जो लीस्ट यानी कि सबसे कम होता है वो आपको HRA उस पर आपको छूट प्रदान होती है। ठीक है, इसके तहत मैंने एक डिटेल वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। इसका बाकी शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो 40% होता है आपकी सैलरी का, ठीक है, 40% ऑफ योर सैलरी नॉन मेट्रो सिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, और जो आपकी मेट्रो सिटीज़ होती है उसमें 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्चुअल रेंट आप पे कर रहे हैं वो उसको आप माइनस करेंगे 10% ऑफ योर सैलरी में से, और जो एक्चुअल रेंट आपका HRA आप पे कर रहे हैं वो, ये 3 चीज़ें होती हैं। आपका HRA, ठीक है, जो आप पे कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा HRA जो आपको रिसीव हो रहा है उसमें से आपका सैलरी का 10% आप माइनस कर लेंगे, और आपका 40 या 50% ऑफ योर सैलरी। तो इसमें से जो सबसे कम आता है वो ज़्यादातर होता है आपका HRA, यही होता है ज़्यादातर। तो ठीक है, तो HRA या फिर HRA ये वाला हो जाता है। तो जो भी सबसे कम आएगा उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो है वो फ्लैट आपका जो है आपके टैक्सेबल जो इनकम होगी उसमें से आप उसको माइनस कर देंगे और उस पर आपको छूट मिलती है। ठीक, सिंपल। मान लीजिए आपका जो हाउस रेंट है वो बनता है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये मिला, तो ये सीधा सीधा आपके टैक्सेबल इनकम जो है आपकी
सालाना इनकम है उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक, तो HRA थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर इतना नहीं होता कि आप इसे समझ ना सकें। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर से वीडियो को चेकआउट करें। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहता है कि आप आजकल जो है मेट्रो सिटीज़ हो या आपकी नॉर्मल सिटीज़ हो, सभी में आजकल लोग क्या करते हैं कि भाई लोन जो है हाउस या घर बनाने के लिए, अपना घर लेने के लिए, घर को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए या उसे रेनोवेट करने के लिए लोन लेते हैं। ठीक है, तो लोन लेते हैं तो उस पर भी जो है हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर एक छूट मिलती है, जिसपे कि आप जो भी आपका एकोमोडेशन है, जिसके लिए भी आपने लोन लिया हुआ है, उसका जो आपका अमाउंट होता है उस पर यहाँ पर छूट मिलती है। कितनी मैक्सिमम लिमिट है इसकी? 2 लाख रुपए तक। ऐसा नहीं है कि आपने भाई 1 करोड़ का लोन ले लिया और आप साल में 5 लाख रुपए उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपको 5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। नहीं, इसमें जो लिमिट है वो आपकी 2 लाख रुपए तक है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए तक जो आपके ब्याज पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पर आपको उसकी छूट मिलती है। तो ये 5-6 ऐसे तरीके थे। सबसे बड़े तरीके, सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टिंग, या लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं इन चीज़ों में, और लगभग सभी लोग इन चीज़ों से जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं, पर हमें पता नहीं होता है ना। तो ये चीज़ है। तो आई होप अगर आप ऐसे तरीके ढूंढ रहे थे कि भाई जिसमें आपको इनकम टैक्स आपका सेव हो, या डाउटफुल चीज़ें वो आपके क्लियर हो गई होंगी। तो सीधा सीधा अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो 11 लाख रुपए है। मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो सालाना बन रही है 11 लाख रुपए, और ऑप्ट करते हैं आप ओल्ड टैक्स रिजीम को। ठीक है, 11 लाख रुपए के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम को आप ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे सीधा सीधा, आप देखिए 2, 3, 4 और ये 5, 6 लाख रुपए आपके सीधे सीधे यहाँ पर आपकी इस इनकम में से जब माइनस हो जाते हैं, तो जैसे ही जब आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से नीचे आती है, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से बता रही हूँ, जैसे ही 5 लाख से नीचे आती है तो आपका टैक्स कितना हो जाता है? तो आपका टैक्स हो जाता है आपका ज़ीरो टैक्स हो जाता है। तो सबके यही थोड़ी कोशिश होती है कि भाई हम कुछ सेविंग्स करें, जिसके इस बहाने सेविंग्स भी हो जाती हैं एक्चुअली, और हमारा जो टैक्स है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आई होप आप को जो है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है तो इसको लेकर के मेरी और भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है जो काफ़ी ज़्यादा रनिंग है, आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी, उनको भी आप देख सकते हैं। आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।